MCQs नंबर 1 है, content dispersion forces are present among the following. नंबर 1 है content dispersion forces are present among the following. तो molecules of water in liquid state, वाटर की मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल होती है. हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेंपरेचर, हीलियम एट गैसियस स्टेट हाई टेंपरेचर. उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन. ठीक है, तो गैसियस स्टेट हाई टेंपरेचर पे फ्रैक्चर देती है. सी है मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन. तो आयोडीन होती है, आयोडीन नॉनपोलर है, और इसमें लंबी डिस्पर्शन होती है और सी इज द करेक्ट आंसर. C is the correct answer. Number 2. Acetone and chloroform are suitable in nature. Acetone पर इसने क्यों हाइड्रोजन दिया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से. तो ये एसीटोन और वाटर हम पहले पढ़ चुके हैं कि दे आर स्प्लिट बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये सॉल्युबल है. नंबर 3 पे आज. नंबर 3, अमोनिया shows maximum boiling point above the head right to fifth elements due to अमोनिया का boiling point जो है इट मैक्सिमम ड्यू टू इस रिलेटिव इस एलिमेंट की निस्बत अमोनिया का boiling point ज्यादा है, क्योंकि हम जाते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को होता है जिसमें हाइड्रोजन जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बना रहे हैं. कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, नाइट्रोजन लोन पेयर भी है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है. तो आंसर नीचे क्या आएगा? आंसर विल बी वेरी, पढ़ते हैं वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ये भी ठीक है. लंडन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन, ये भी ठीक है. इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, ये भी ठीक है. पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ये भी ठीक है. ये चारों ठीक है, लेकिन हमने इसमें से सबसे बेस्ट निकालना है आंसर. चारों ही ठीक है, बेस्ट कौन सा है? बेस्ट इसमें सी होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता ही तब है जब हाइड्रोजन जो है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बना रहा हो. तो नाइट्रोजन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, सी वाला इसमें ठीक है. सी इज द करेक्ट. MCQ नंबर 4. When water freezes at 0 degree centigrade, its density decreases due to. हमने पढ़ा था कि जब पानी को ठंडा किया जाता है और ठंडा करे तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना तरतीब में आना शुरू हो जाते हैं और 4 डिग्री पे जाकर एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये खास हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं. और मजीद टेम्परेचर कम किया जाए तो स्ट्रक्चर और अरेंज होने की वजह से उनके दरमियान सारी जगह बन जाती है, तो डेंसिटी कम हो जाती है. ठीक है, तो 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि खास स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर खाली जगह बन जाती है, खाली जगह की वजह से डेंसिटी. तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी, हम देख रहे थे कि अमोनिया शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट among the head drives of fifth group elements because of the high electronegativity of nitrogen. तो C इसमें ठीक था. नंबर 4 था when water freeze at 0 degree centigrade its density decreases. तो हमने पढ़ा था कि जब वाटर को ठंडा किया जाता है तो मॉलिक्यूल तरतीब में आते हैं और एक खास जब सॉलिड बनता है तो मॉलिक्यूल जो है ना वो टेट्राहेड्रल होता है ना, एक मॉलिक्यूल की शेप हाइब्रिडाइजेशन में पड़ी हुई है, तो वो एक हेक्सागोनल टाइप शेप बन जाती है और लेयर शेप बनते हैं. इसकी वजह से उसके दरमियान खाली जगह रह जाती है अरेंज होने की वजह से. तो यहाँ पे आंसर आएगा बी वाला करेक्ट. B is the correct because of empty spaces in the structure of ice. Because of the empty spaces in the structure of the ice. So B is. तो ये 4 MCQs आपके कोर्स में शामिल थे. इस पर क्वेश्चन नंबर 2 है fill in the blanks. नंबर 1 है the polarizability of noble gases. नोबेल गैसेस की पोलराइजेबिलिटी डैश नॉन द ग्रुप. ग्रुप में क्या होती है पोलराइजेबिलिटी? इंक्रीज होती है, हमें पता है.
वो इंक्रीज इसलिए होती है कि 8वें ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, 8वें ग्रुप वाले हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से नीचे उनका साइज भी बढ़ता है। नीचे साइज बढ़ने का मतलब है उनमें पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ इंक्रीज आ जाएगा, और इसको वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नंबर 2 है डैश इज डेवलप्ड इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एंड दे आर मिक्स्ड टुगेदर। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करें तो वो हल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में जो CH ग्रुप उसके साथ 3 क्लोरीन लगी होती हैं। आपने स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम भी देखा था कि 3 क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के CH के साथ लगे होते हैं, जो CH को पोलराइज कर देती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैथोड बनाती है। और ऑक्सीजन में, एसीटोन में जो ऑक्सीजन होती है, एसीटोन पेयर होते हैं, लोग पेयर और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन जो इसका दोनों मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 में लिखा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा जाएगा। नंबर 3 है exceptional weak dash of HF is due to strong hydrogen bonding present in it। exceptional weak dash तो हम पढ़ चुके हैं कि HF जो है ना, ये वीक एसिड है, उसकी वजह इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन वो लूज कर नहीं कर सकता, आसानी से लूज करता है। तो यहाँ लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, एक्सेप्शनल वीक एसिडिक स्ट्रेंथ, ACIDIC एसिडिक स्ट्रेंथ लफ्ज आएगा। नंबर 4 है the concept of dynamic equilibrium is the ultimate of all reversible systems। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम रिजल्ट होता है, अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रिवर्सिबल सिस्टम होते हैं ना, रिवर्सिबल सिस्टम होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट वापस मिलकर रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस फिर मिलके रिएक्टेंट बना देते हैं, रिवर्सिबल। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अल्टीमेट रिजल्ट, RESULT। नंबर 5 है डेल्टा HV यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, C6H14 should be dash 10 of the C2H6। Heat of vaporization of C6H14 should be dash 10 of the C2H6। तो देखें ना, इसमें 6 कार्बन है, बड़ा साइज है, इसमें 2 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले की हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी और 2 वाले की क्या होगी? 6 वाले की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। इतना ज्यादा मॉलिक्यूल बड़ा, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे इसको ब्रेक करने के लिए, वेपर बनाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर यहाँ पे लिखा जाएगा, GREATER, ग्रेटर, ग्रेटर आएगा। पर छठा है during the formation of ice from liquid water, during the formation of ice from liquid water, यानी कि लिक्विड वाटर से जब बर्फ बनती है, लिक्विड पानी से या लिक्विड वाटर से जब बर्फ बनती है, क्या इज द डैश इंक्रीज इन वॉल्यूम। हमने पढ़ा हुआ था कि जब वाटर से बर्फ बनती है तो वो बर्फ का जो वॉल्यूम है वो वाटर से ज्यादा होता है, बर्फ फैल जाती है, वाटर उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, वाटर का वॉल्यूम बड़ा है, बर्फ का वॉल्यूम बड़ा है, वो कितने परसेंट इंक्रीज होता है? वो हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चर बनता है जब बर्फ के अंदर रेगुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसमें से खाली जगह बन जाती हैं, लेकिन कितने परसेंट है? यहाँ 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 9%, 9% लिखा जाएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8। A layer of ice on the surface of water dash the water underneath for further heat loss। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, जो आइस बनती है ना, जो ठंडा पानी, जिस तरह टेम्परेचर कम होता है, ठंडा पानी सरफेस पे आता है तो एक स्टेज आती है जब टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होता है तो वो ठंडा पानी बर्फ बन जाता है। तो जैसे ही बर्फ बनता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो बर्फ ऊपर जमना शुरू होती है। और हम जानते हैं कि बर्फ इंसुलेटर है, इंसुलेटर जिसमें से ना बिजली गुजर सकती है ना ही उसमें हीट गुजर सकती है, तो इस वजह से वो इंसुलेट करता है। और नीचे वाला जो पानी होता है उसका फिर टेम्परेचर वो जो है ना, चाहे बाहर जितनी भी सर्दी हो जाए, मौसम टेम्परेचर और कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जो बर्फ के नीचे वाला पानी है ना, उसको गर्म ही रहेगा, उसका टेम्परेचर कम ही रहेगा। ठीक है,
वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। उसकी वजह क्या थी कि ये इंसुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड इंसुलेट, INSULATE, इंसुलेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, dipole forces are weaker than dipole induced dipole forces। तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप्स पढ़ी हैं। देयर आर 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहली थी डाइपोल फोर्स, यानी पहला मॉलिक्यूल है, सब इक्वल है, दोनों के दरमियान फोर्स है। फिर एक है डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी एक मॉलिक्यूल है लेकिन दूसरा नॉन पोलर है। तो ये परमानेंट पोलर होने के, पहला मॉलिक्यूल का परमानेंट पोलर होने के मुस्तकिल पोलर है ना पहला, उसकी वजह से दूसरे में डाइपोल बॉन्ड क्रिएट, इंड्यूस्ड डाइपोल। स्ट्रॉन्गर टाइप वीकर है, नहीं ये फॉल्स है। डाइपोल टाइप स्ट्रॉन्गर होती है, तो पहले वाला फॉल्स है। फर्स्ट इज द फॉल्स, एफ लिखेंगे इसके आगे, एफ या फॉल्स लिख दे, FALS फॉल्स। नंबर 2 है द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी इसकी टाइप है, 4 टाइप्स है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल और आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन आर रिस्पांसिबल फॉर एडिशन ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन वाटर। यानी कि ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, एक आयन है जिसको पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा मॉलिक्यूल पोलर है। तो इनके दरमियान जो फोर्स है ना, यही रिएक्टिव है। तो दोनों पोलर है ना, तो ये आयन को पानी में इसलिए आता है इंटरेक्शन। ये नंबर 2 is नंबर 3 है the high polarizability of iodine is responsible. The high polarizability of iodine is responsible for its existence in solid form, different from other halogens. ठीक है, हमने हैलोजन में पढ़ा है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जैसे आते हैं, ऊपर से नीचे तो साइज बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से ऊपर वाले गैस रहते हैं, नीचे वाले सॉलिड बनते हैं। यानी ऊपर वालों का जो है वो गैस और नीचे सॉलिड है। तो इस तरह के ट्रू है। नंबर 4 है the strong hydrogen bonding in H2S make it different from water। नहीं, गलत है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हुआ है। बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होती है ना जब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से, ये सल्फर है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो ये फॉल्स है। नंबर 4 इज फॉल्स। नंबर 5 है हाइड्रोकार्बन आर soluble in water because they are polar compounds। हाइड्रोकार्बन जो पोलर होती नहीं है, तो सीधे सीधे गलत है। हाइड्रोकार्बन तो होती नॉन पोलर या स्मॉल पोलर होती है, तो इस वजह से पानी में हल नहीं होते, तो ये फॉल्स है। नंबर 5 इज आल्सो। पांचवा नंबर पे फॉल्स। छठा है the viscosity of a liquid largely depends upon the extent of hydrogen bonding। यानी विस्कोसिटी जो, हाँ ठीक है, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिस मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी है उसमें उस कंपाउंड की विस्कोसिटी भी थोड़ी होती है। ट्रू है, छठा ट्रू है। छठा नंबर ट्रू, 6 नंबर ट्रू है। उसके बाद नंबर 9 है, नंबर 9 क्या है? Ice does not show any vapor pressure on its surface at -1 degree। Ice does not show any vapor pressure on its surface at -1 degree। तो नंबर 5 जो है ये फॉल्स है। Ice does not show any vapor pressure on its surface at -1 degree।
-1 डिग्री पे आइस वापर प्रेशर नहीं एग्जिस्ट करती, ये फॉल्स है। वापर प्रेशर देन आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, ये फॉल्स है। नंबर 9 फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, what type of intermolecular forces are present? What type of intermolecular forces are dominate in the following liquids? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है कि कौन कौन सी होगी। अमोनिया में कौन सी होगी बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी। ऑक्टेन है, नंबर 2 है ऑक्टेन। तो ऑक्टेन ये देख रहे हैं नॉन पोलर होती है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये नॉन पोलर है। तो इसमें ये एक तो डाइपोल भी नहीं होगी क्योंकि पोलर तो है नहीं है। तो इसमें लंडन डिस्पर्शन आएगी। कौन सी? लंडन डिस्पर्शन, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स आएगी। नंबर 3 पे आर्गन। आर्गन गैस है, एक एटम वाली गैस होती है। तो इसमें ना तो ये पोलर है, पोलर पे नहीं है, तो डाइपोल डाइपोल एब्सेंट है, ठीक है। फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी एब्सेंट है। इसमें भी लंडन डिस्पर्शन आएगी क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये भी लंडन डिस्पर्शन आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद है प्रोपानॉन। नंबर 4 है प्रोपानॉन। प्रोपानॉन में कौन सी होगी जी? प्रोपानॉन जो है पोलर है ना, एसीटोन है, ये पोलर होता है। प्रोपानॉन क्या होता है? पोलर, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है इसमें, तो पोलर है। तो इसमें डाइपोल डाइपोल आएगी। कौन सी आएगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स आएगी, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, ये इसका देखें ना, ये CO बॉन्ड है ना, ये पोलर है, ऑक्सीजन शामिल है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन के दरमियान ये दोनों पोलर कंपाउंड बनते हैं। पोलर होने की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। नंबर 5 है मेथानॉल। तो मेथानॉल में देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद है, तो कौन सी फोर्स आएगी इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी आ जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने टाइप ऑफ फोर्स बताने थे इन मॉलिक्यूल में, किस कौन सी टाइप ऑफ फोर्स अट्रैक्शन। अमोनिया में कौन सी थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्टेन में लंडन डिस्पर्शन, आर्गन में लंडन डिस्पर्शन, प्रोपानॉन में डाइपोल डाइपोल, और मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ए पार्ट है। अब इसी का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। Propane, acetone, propanol and butane have very similar relative molecular mass. Molecular mass तकरीबन एक जैसा है, clear near about है। Let's list them in expected order of increasing boiling point. तो boiling point बताएं किसका boiling point ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो देखिए प्रोपानॉन में तो लंडन डिस्पर्शन है, इसका boiling point सबसे कम होगा। उसके बाद आता है एसीटोन। एसीटोन में डाइपोल डाइपोल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा। और जो सबसे आखिर में है प्रोपानॉल, प्रोपानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। देख ले, प्रोपानॉल का 97 है, प्रोपानॉल का 97 है, प्रोपानॉल, और प्रोपानॉन का 56 है, ब्यूटेन का 0 है, क्योंकि प्रोपानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोपानॉन में डाइपोल डाइपोल फोर्स है, और ब्यूटेन में लंडन डिस्पर्शन है। लंडन डिस्पर्शन कमजोर होती है, डाइपोल डाइपोल उससे ताकतवर होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सबसे ताकतवर होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। नंबर 1 है, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ HF व्हिच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। HF का मॉलिक्यूल में बताएं कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। The shorter covalent bond or longer hydrogen bonding between the different molecules. तो HF के मॉलिक्यूल में बताएं कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कोवलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। HF का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, तो बताना है कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बॉन्ड वीकर है, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 200 से ज्यादा एनर्जी है चाहिए होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस बॉन्ड में सिर्फ हमें 41.6 किलो जूल चाहिए होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर जबकि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये बात लिखनी चाहिए इसमें। नंबर 2 है
In a very cold winter they fish in the garden ponds, we they are live to hydrogen bonding। बहुत ज्यादा ठंडी सर्दी में, ठीक है, मछलियां फिर भी जिंदा रहती हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसको थोड़ा सा बयान करना है। तो हमने पढ़ा था कि जब वाटर को ठंडा किया जाता है तो मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ठंडा किया जाता है 4 डिग्री तक आता है, तो मॉलिक्यूल इतने अरेंज होकर खास स्ट्रक्चर बनाते हैं और सॉलिड में बदल जाते हैं, जिसको होते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें खाली जगह होती है स्ट्रक्चर में, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो बर्फ जो उसके ऊपर फिर तैरती है, जब वो तैरती है तो आइस जो है इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है। या वो इंसुलेटर होती है, जब ऊपर जितना भी टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाए, लेकिन जो उसके नीचे बर्फ के नीचे पानी है उसका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल ही रहता है। इसकी वजह से जिंदा चीजें पानी के अंदर सर्दियों में भी जिंदा रहती हैं, जिस तरह मछली वगैरह है, ये चीजें। तो आप इसको लिख लीजिएगा। वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इजीली एंड दे आर प्रोपोर्शन। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो इसलिए इसे आपस में हल हो जाती हैं। वाटर और एथेनॉल आपस में क्यों हल हो जाती है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, briefly consider some of the effects on our life of if water has only one weak hydrogen bonding present in the molecule। वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो कहता है अगर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो क्या हमारी जिंदगी पर असर होगा। पहली बात तो ये है कि जो लिविंग क्रिएचर है, एक्वेटिक लाइफ, समंदरों वाली मछलियां, जो जानदार चीजें पानी में रहने, वो सारी सारी मर जाएंगी, क्योंकि पानी जो है वो इंसुलेट ही नहीं कर सकेगा इतनी ज्यादा, कि वो फ्रीज ही नहीं करेगा ना। जीरो पे फ्रीज करता है ना पानी, वाटर जो है। लेकिन वो जब एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वो जीरो पे नहीं बल्कि से ज्यादा लो टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, तो इसमें से एक्वेटिक लाइफ एंडेंजर हो जाएंगी। इस तरह पानी की ये भी बड़ी खूबी है कि हमारी दुनिया का जो जमीन का जो है ना थर्मोस्टेट की जो टेम्परेचर को बराबर करता है पानी। वाटर जो है जमीन का दर्जा हरारत मतवाजन करने में काम अदा करता है। अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक खत्म कर दी जाए, एक रह जाए और वो भी वीक हो, तो फिर तो हमारी हमारी जिंदगी भी खतरे में हो जाएगी और यहाँ पे जमीन का दर्जा हरारत कुछ ज्यादा ही। नंबर 2 है all बी पार्ट है, all gases has a characteristic critical temperature, above critical temperature it is impossible to liquefy a gas। the critical temperature of carbon dioxide and methane is 31 and -81 respectively। which gas has the stronger intermolecular forces? briefly explain their choice। बच्चे देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे गैस लिक्विफाई हो जाती है, इससे कम जितना भी टेम्परेचर हो ऊपर हो तो गैस लिक्विफाई नहीं होती। तो देखे ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बन जाती है 31 डिग्री पे, जबकि मीथेन बनते हैं -81 पे। 31 का मतलब है जो आम दर्जा हरारत पे लिक्विड बनती है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इसलिए रूम टेम्परेचर में लिक्विड बन जाती है। जबकि मीथेन में जो -81 पे जाके पड़ती है, बहुत ठंडा करना पड़ता है, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। नंबर 7 है, three liquids have the properties mentioned against their names। ठीक है, वाटर है, उसके बाद प्रोपानॉन है, पेंटेन है। तो ये मॉलिक्यूलर मास दी हुई है, ये उनका जो है मॉलिक्यूलर मास दी हुई है, इसके बाद एंथैल्पी दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट दिया। तो हम इसको एक्सप्लेन करना है। बच्चे देखें, वाटर नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ डोमिनेंट इन एच। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोपानॉन में डाइपोल डाइपोल है, और पेंटेन में कौन सी होगी? लंडन डिस्पर्शन, लंडन डिस्पर्शन ए पार्ट हो गया। बी इसका आगे है, व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस इन लिक्विड। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, डाइपोल डाइपोल की स्ट्रेंथ कम होती है, और लंडन डिस्पर्शन की स्ट्रेंथ उससे भी कम होती है। तो हम इसको ऐसे लिखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो डाइपोल डाइपोल से ज्यादा है, और डाइपोल डाइपोल लंडन डिस्पर्शन फोर्स से ज्यादा है। तो इस वजह से हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट जो है, हम देखते हैं कि वाटर का जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, प्रोपानॉन का ज्यादा है पेंटेन से। इसके बाद बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, if the liquids are shaken together in a pair which pair would be mixed। कौन सा पेयर मिक्स होगा, कौन सा मिक्स होगा? जब इनको मिक्स किया जाए तो देखें ना कि वाटर और प्रोपानॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपस में हल हो जाएंगे। लेकिन वाटर और पेंटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई फोर्स नहीं है, तो वाटर और पेंटेन हल नहीं होंगे, ये बेसिकल रहेंगे। लेकिन प्रोपानॉन और वाटर का मिक्सचर जो हल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह प्रोपान और पेंटेन का जो मिक्सचर है ये भी हल नहीं होगा, उनमें कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं है।
Explain this immiscibility in terms of force between molecules. I have already told. Choose one of the pairs that mix and say whether the enthalpy change is mixing will be positive or negative. ठीक है, जिसमें मिक्सिंग होगी उसको एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है ना। अगर जिसमें मिक्सचर मिक्स हो जाएगा, उसमें वाटर और प्रोपानॉल मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्यूशन एक जैसा बन जाता है, आपस में हल हो जाते हैं। वाटर और प्रोपानॉल की एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। Describe the various forces responsible for keeping particles together in the following element and compound and their effect on physical property making the data below। हमने बताना फ्रैक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करना है। लेकिन नियॉन का साइज छोटा है और कोर का साइज बड़ा है, तो कोर में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नियॉन से ज्यादा है, और का मेल्टिंग पॉइंट नियॉन से ज्यादा है, पहला पॉइंट। आगे चले, आगे है वाटर। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्गोन और नियॉन से भी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इससे आगे आ जाए NF, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट वाटर, आर्गोन और नियॉन से भी ज्यादा है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये हेक्सागोनल, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक जो सोडियम है वो 6 फ्लोराइड से घिरा हुआ है, या एक फ्लोराइड जो 6 सोडियम से घिरा हुआ है। आगे आ जाए कार्बन। कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सोडियम फ्लोराइड, वाटर, आर्गोन और नियॉन पिछले सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। डायमंड जो है ना, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो कार्बन तो इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 इज। अब आगे सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में पेज नंबर 115, पेज नंबर 115 है सॉलिड का। इससे अगला पेज है बुक टेक्स्ट में ना। एमसीक्यूज देखें, सॉलिड्स में एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 है MCQs, question number 1, MCQ number 2, question number 1, MCQs number 2, amorphous solids, amorphous solids, amorphous solids have sharp melting point। नहीं, ये गलत है। undergo clean cleavage when they cut with knife, ये भी गलत है, कि cleavage तो देते हैं, cleavage plane होता है इनमें। has perfect arrangement of atoms, ये भी गलत है, इनमें परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम होती नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है लेकिन थोड़ी सी होती है, कभी होती भी नहीं है। कैन पोजेस ऑल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, हाँ ये ठीक है, डी इसमें करेक्ट है। नंबर 2 का है डी करेक्ट है, डी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड ड्राई आइस, ड्राई आइस में CO2 के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। गलत है, क्योंकि आयन तो CO2 आयनिक कंपाउंड है ही नहीं है। कोवलेंट क्रिस्टल बनाते हैं? नहीं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल है ना, CO2 मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनेगा। इसमें C इज द करेक्ट आंसर, C पार्ट इज द करेक्ट आंसर, C is the correct, molecular crystal correct है। नंबर 4 है, which of the following is a pseudo solid। pseudo solid होते हैं जो solid नहीं होते लेकिन हम उनको solid कहते हैं, झूठे solid। pseudo का मतलब होता है झूठ। solid तो है but it's look like a, it's not solid। तो देखें कैल्शियम फ्लोराइड ये तो solid है, ग्लास नहीं है, ग्लास is a not solid, it is a super cold solid। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है। नंबर 4 में है बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इन crystal lattice the number of nearest neighbors to each atom is called the dash।
क्रिस्टल लेटस में एक एटम्स के जितने नेबर्स एटम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। यानी एक एटम को दूसरे एटम तादाद में घेर रहे होते हैं ना, उनकी तादाद को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देयर आर डैश प्रीवियस लेटस, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 14 प्रीवियस लेटस होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 14 FQRTI 14 प्रीवियस लेटस, 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 प्रीवियस लेटस। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 14 प्रीवियस लेटस। नंबर 3 है pseudo solids are regarded as dash liquid, सुपर कूल्ड लिक्विड। सॉलिड जो जिस तरह ग्लास है ना, ग्लास कैसे होता है? ये लिक्विड होता है लेकिन उसको अचानक बड़ी तेजी से ठंडा किया जाता है, जिसको सुपर कूल किया जाता है बहुत ज्यादा, तो उस वजह से ये सॉलिड बनता है। तो इट इज, यहाँ लिखेंगे फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या लिखेंगे? सुपर कूल्ड लिक्विड आएगा नंबर 3 पे। नंबर 4 है ग्लास में बिगेन टू क्रिस्टलाइज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश अनीलिंग। अनीलिंग के प्रोसेस से इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, अनीलिंग के अमल से। अनीलिंग एक अमल का नाम है, अनीलिंग के अमल से इसको क्रिस्टल बनाया जाता है। नंबर 5 है substances which exhibit the same dash in all direction are called dash। तो यानी कि हमने आइसोट्रोपिक अनिसोट्रोपिक पढ़ा है, having the same physical properties in all direction are called isotropes। ठीक है, आइसोट्रोपी दो पढ़े ना, आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी होता है जिसमें एक सब्सटेंस सारी डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी रखती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे exhibit the same physical property in all direction पर आइसोट्रोपी। The process of science we deal with the dash of crystal is called crystallography। ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, ऐसी ब्रांच जिसके क्रिस्टल का ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर निकालते हैं उसको क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर। नंबर 2 ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर आएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है जी। सॉलिड का क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोडियम इसमें नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 12 पर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 12 पर नंबर 6। Also solids like glass is also called super cold solids। ग्लास is a solid है, इसको सुपर कोल्ड कहते हैं। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि when liquid have somewhat random structure, two solid have order arrangement of particles, while liquid have somewhat random solid also have particles, thus their molecular structure is more like liquid, and some of the solids are called super cold liquids इसलिए कहते हैं। नंबर 7 है cleavage of crystal itself are isotropic behavior। हाँ, क्रिस्टल को अगर हम मुख्तलिफ डायरेक्शनों में ब्रेक करें ना तो वो मुख्तलिफ जो है क्लेवेज प्लेन देती है। मसले क्रिस्टल को सीधा ब्रेक करें तो वो प्लेट तरह की शेप दे या निडल तरह की शेप बनती है सारी ब्रेक करें। अगर उसको लंबाई के रूप ब्रेक करें तो हो सकता है वो प्लेट का शक्ल देना शुरू कर दे। तो मुख्तलिफ प्लेन मुख्तलिफ डायरेक्शन में ब्रेक करें तो मुख्तलिफ प्लेन देती हैं, तो इट इज अनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पढ़िएगा। नंबर 8 है the crystal showing the isomorphism mostly have the same, तो number of atoms और ratio पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए जो सेम एटम है वो isomorphism का करेक्ट करते हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है एलोट्रोपिक जो